ये कहानी रयोमा नाम के एक ऐसे दुखी आदमी की है जो कि रहता नॉर्मल वर्ल्ड में है, लेकिन वहाँ के लोग बिल्कुल नॉर्मल नहीं है। रयोमा की जिंदगी बहुत खराब है क्योंकि उसके पास काम धंधा तो है पर उसे वो काम बिल्कुल पसंद नहीं। फिर भी रयोमा अभी तक किसी तरह से वो काम करते आ रहा है। खैर एक दिन अचानक ही वो एक ऐसी जगह पर पहुंच गया जहाँ चारों तरफ व्हाइट स्क्रीन लगी हुई थी। मतलब ये जगह असल में हेवन है, जहाँ रयोमा को 3 गॉड मिलते हैं जो अपने नाम के आगे गॉड है क्योंकि उनके पास खुद बस एक टेबल और चाय का कप है। खैर वो रायोमा को बताते हैं कि वो मर चुका है। रायोमा कहता है कि उसे पता था कि उसका बॉस जो उसके साथ कर रहा है उसके चलते एक दिन वो मारा जाएगा। असल में रायोमा का बॉस रायोमा के सर पर कांच की बोतल फोड़ता है। खैर यहाँ पर उन तीनों गॉड में से एक गॉड रायोमा को बताता है कि नहीं, उसके बॉस की वजह से उसकी जान नहीं गई बल्कि रायोमा पलंग पर से गिर गया और मर गया। रायोमा ये सुनकर बहुत ही ज्यादा डिसअपॉइंट था। वो कह रहा था कि आखिर पलंग से गिरकर कौन मरता। खैर उसे यहाँ 3 गॉड ने बुलाया है, इसका मतलब जरूर कुछ तो वजह होगी। वो रायोमा को बताते कि वो रायोमा को एक न्यू लाइफ दे रहे हैं, जिस लाइफ में रायोमा के पास कई तरह की अलग अलग मैजिक पावर्स होगी। मतलब उसे एक दूसरी दुनिया में भेजा जाएगा। ये सुनकर रायोमा खुश हो जाता है, लेकिन वो गॉड उसे बताते कि रायोमा को ये पावर्स तभी मिलेगी जब वो एक शर्त पर हाँ करेगा, और वो शर्त है कि रायोमा को रीइंकार्नेट एक 8 साल के बच्चे की बॉडी में होना होगा। ये सुनकर रायोमा हैरान हो जाता है, पर बाद में कुछ माइनर बातें कर इन लोगों के बीच डील हो चुकी थी, जिसके बाद रायोमा को सच में एक दूसरे वर्ल्ड में भेजा जाता है जहाँ उसे एक 8 साल के बच्चे की बॉडी मिली थी। अभी रायोमा जब आसपास देखता है तो उसे ऐसा कहीं से भी नहीं लगता कि इस वर्ल्ड में मैजिक एग्जिस्ट करता होगा, लेकिन वो एक बच्चे की बॉडी में और अभी एक जंगल में है। इसका मतलब जरूर यहाँ कुछ तो है। खैर अभी रायोमा के पास एक किताब थी। जब वो उस किताब को खोलकर देखता है तो रायोमा को अपनी बॉडी में जो मैजिक स्पेल है उनकी नॉलेज मिलती है। ये गॉड ने ही वहाँ पर फेंकी थी, जिससे कि रायोमा खुद की पावर के बारे में थोड़ा बहुत समझ पाए। रायोमा को किताब पढ़कर समझ आ गया था कि गॉड ने अगर किसी चीज पर मेन फोकस किया है तो वो है उसकी स्ट्रेंथ पर। अब इस चीज को चेक करने के लिए रायोमा एक पेड़ के पास आकर उस पर जोरदार लात मारता है। अनएक्सपेक्टेडली 8 साल के बच्चे की लात की वजह से वो पेड़ बीच में से टूट चुका था। इसका मतलब गॉड ने सच में उसे पावर तो दी है। खैर अभी रायोमा अपनी पावर को लेकर बहुत खुश हो रहा था। इसी दौरान उसकी नजर वहीं पर घूम रही एक छोटी सी स्लाइम पर पड़ी। रायोमा उसे देखकर खुश हो गया क्योंकि अभी तक उसने सिर्फ मांगा वगैरह में स्लाइम्स को देखा था। आज वो पहली बार रियल लाइफ में इन्हें देख रहा है। रायोमा जानता है कि इन्हें अपना फ्रेंड बनाया जा सकता है, लेकिन कैसे ये चीज रायोमा को नहीं पता। और गॉड ने जो उसे इंस्ट्रक्शन मैनुअल मतलब की वो जो किताब दी थी उसमें ये सारी चीजें लिखी हुई है। रायोमा उसमें पढ़ता है कि किस तरह से टाइमिंग स्पेल का इस्तेमाल उसे स्लाइम पर करते हैं। इसके बाद वो स्लाइम रायोमा की सर्वेंट बन चुकी थी, इसका मतलब एक तरह से वो इसकी दोस्त बन चुकी है। अभी रायोमा एक नया दोस्त पाकर खुश था, लेकिन इसके बाद सीन सीधा 3 साल बाद शिफ्ट हो गया। अभी 3 साल में रायोमा की कई सारे स्लाइम्स को अपना सर्वेंट बना चुका है। उसने इतने स्लाइम्स पाल लिए हैं कि उसका घर स्लाइम से भर चुका है। वैसे आपने अभी स्लाइम्स को हेलो बोलने के बाद वो फिर से जंगल की तरफ निकल चुका था, जहाँ उसे आज कुछ नाइट्स दिखाई देते हैं। नाइट्स का मतलब कुछ गार्ड्स जो कि ना जाने जंगल में क्या कर रहे हैं। खैर जब वो गार्ड्स रायोमा को देखते हैं तो अचानक से घबरा जाते हैं क्योंकि उन्हें लगा रायोमा खतरा है। इस वजह से उनमें से एक नाइट ने रायोमा की तरफ तलवार तान दी, पर रायोमा उसे बहुत ही अजीब तरह से देखता है क्योंकि रायोमा भले एक बड़ा आदमी है लेकिन अभी है तो वो बच्चा ही, और एक बच्चा किसी का क्या ही उखाड़ लेगा। यही चीज समझने के बाद वो नाइट रायोमा से पूछने लगते हैं कि आखिर वो यहाँ पर क्या कर रहा है, जिस पर रायोमा कहता है कि वो यहीं रहता है। वैसे रायोमा बताता है कि वो उनके लिए खतरा नहीं है। साथ ही रायोमा ने एक मेडिसिन निकाल ली थी क्योंकि इन नाइट को थोड़ी चोट आई थी। ऐसे ही किसी की भी दी हुई मेडिसिन को यूज नहीं किया जा सकता। इसी वजह से उन नाइट्स में से एक लड़की आगे आकर रायोमा की उस मेडिसिन को टेस्ट करती है और बताती है कि नहीं, उसे इसमें कोई खतरा महसूस नहीं हो रहा, वो लोग इसे यूज कर सकते हैं। अभी रायोमा ने जो उसे पोषण दिया था वो उन्होंने अपने दोस्त को पिला दिया जिसे चोट आई थी और नीचे पड़ा हुआ था। कुछ देर बाद वो दोस्त ठीक हो चुका था। इसका मतलब रायोमा की दवाई काम कर गई। वो रायोमा को शुक्रिया कहते हैं। खैर रायोमा उनसे कहता है कि उसका घर पास ही है, अगर वो चाहे तो वहाँ चलकर कुछ देर रुक सकते हैं। इस पर वो लोग मान गए थे, पर अभी घर के रास्ते जाते वक्त वो लोग यही बात कर रहे थे कि एक रायोमा जैसा छोटा बच्चा इस तरह के जंगल में क्या कर रहा है। खैर इतने में ही उनके सामने बहुत सारे स्लाइम्स आ गए, जिन्हें देखते ही उन्होंने तलवार निकाल ली थी क्योंकि इन स्लाइम्स की गिनती ज्यादा थी। पर तभी रायोमा उस स्लाइम्स के आगे आ जाता है और इन नाइट्स से कहता है कि वो इन्हें कुछ ना करे क्योंकि ये उसकी सर्वेंट है। और जो सुनकर नाइट्स ने अपनी तलवार वापस रख ली थी, लेकिन वो और ज्यादा हैरान थे, यही सोचते हुए कि आखिर एक बच्चा इतनी सारी स्लाइम को टीम कैसे कर सकता है। खैर यही सोचते हुए इन लोगों ने फिर से आगे बढ़ना शुरू कर दिया था। कुछ देर में ये लोग एक डेड एंड पर पहुंचते हैं, मतलब इनके सामने बस एक पहाड़ था और कुछ भी नहीं। ये देखकर हैरान थे, पर अचानक ही रायोमा ने बैरियर मैजिक का इस्तेमाल करते हुए सामने से स्टोन को हटा दिया और उसके पीछे जो रायोमा का घर है उसे सामने ले आया। ये देखने के बाद अभी सभी की आंखें खुली थी। खैर घर में अंदर आने के बाद जब उन्होंने फर्नीचर नोटिस किया तो वो समझ गए
कि रायमा यहाँ अकेला रहता है। अभी ऐसी बहुत सारी चीजें थी जो कि उन्हें समझ में नहीं आ रही थी, लेकिन सबसे पहले उन्होंने अपने उस घायल दोस्त को वहीं लिटा दिया, जिसकी हालत अब पहले से ठीक है। इतने में ही रायमा बहुत सारे पोषण लेकर आता है और कहता है कि तुम लोगों को जितने पोषण चाहिए उतने ले जाओ, मैं तो और बना लूंगा। अब ये बात उन्हें और ज्यादा हैरान कर देती है। इस वजह से उन्हें पूछना ही पड़ जाता है कि आखिर वो इस तरह के जंगल में अकेले कैसे रह रहा है और उसे इतनी सारी चीजें कैसे आती हैं। अब वैसे तो रायमा झूठ कह सकता था, लेकिन उसके पास कोई चारा नहीं बचा। वो झूठ क्यों ही बोलेगा। इस वजह से उसने सच बताने का फैसला किया। खैर सच को उसने थोड़ा सा घुमाते हुए कहा कि ये मैजिक उसे उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने सिखाया है, जो कि 3 साल पहले गुजर गए। उन्होंने जाने से पहले मुझे मैजिक सिखाया था और कहा था कि मैं यहाँ से गाँव चला जाऊँ। गाँव का मतलब वहीं के पास का एक गाँव में। लेकिन रायमा को लगता है कि वो गाँव वाले उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये सुनते हुए वो नाइट्स कहने लगते हैं कि वो उसकी मदद करेंगे। खैर उसमें एक नाइट जो कि सबसे पहले रायमा से मिला था, मतलब कि एक तरह से उनका लीडर, वो अपना नाम रेनार्ड इंट्रोड्यूस करता है, जो कि असल में एक ड्यूक है। ड्यूक असल में किंग की तरह ही होते हैं, दूसरी पोजीशन के, मतलब कि ये एक जगह का लॉर्ड है। ये सुनने के बाद रायमा ने तुरंत ही उसे रिस्पेक्ट दी। खैर वो बाकी सभी अपना नाम इंट्रोड्यूस करते हैं और कैजुअली रायमा से बात करते हैं। अभी उनके बीच जो लड़की थी वो अपने पास से एक क्रिस्टल बॉल निकालती है और रायमा के सामने ले आती है। इस क्रिस्टल बॉल पर रायमा का हाथ रखना है, जिससे पता चलेगा कि रायमा ने कभी कोई क्राइम किया है या नहीं। मतलब रायमा कोई बुरे इंसान तो नहीं। रायमा ने जैसे ही हाथ रखा वो लोग समझ गए कि रायमा कोई बड़ा आदमी नहीं है। इसका मतलब अगर वो उसे अपने साथ गाँव भी ले जाते हैं या फिर रायमा खुद भी गाँव जाता है तो उससे कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं होगी। खैर उन्हें जरूर पता चला कि रायमा के पास कोई कॉम्बैक्ट पावर नहीं है, मतलब अगर नॉर्मली किसी से लड़ाई होती है तो रायमा नहीं जीत पाएगा। खैर ऐसा उन्हें लगता है उस बॉल की वजह से, जबकि असलियत तो कुछ और ही है। वैसे जब उन्होंने कहा कि रायमा के पास कॉम्बैक्ट पावर नहीं है तो रायमा शर्मा कर वहाँ से चला गया। अब रायमा वैसे झूठ थोड़ी कह सकता था, रायमा जानता है कि वो कितना स्ट्रॉन्ग है। खैर रायमा खाना बनाने के लिए गया था। इधर ये लोग बात कर रहे थे कि हम एक छोटे बच्चे को इस तरह से जंगल में नहीं छोड़ सकते, ये उसके लिए सेफ नहीं है, पर उसे डायरेक्टली ले जाया भी नहीं जा सकता। खैर रेनार्ड एक ड्यूक है, इसलिए उसने फैसला किया कि वो अपने फादर से इस बारे में बात करेगा। अगले ही दिन ये लोग यहाँ से चले गए। रायमा को अभी थोड़ा बुरा फील हो रहा था। इसके दो कारण है। पहला, ये लोग अच्छे थे, फिर भी रायमा ने उनसे थोड़ा झूठ कहा, मतलब सच नहीं बताया कि वो यहाँ कैसे आया। दूसरी चीज ये कि रायमा को इतने समय बाद कोई ह्यूमन मिला जिससे वो बात कर सकता था। अभी वो भी चले गए हैं। खैर 2 हफ्ते बाद जब रायमा अपने काम धंधे से फुर्सत होकर आराम से लेटा हुआ था, तब उसे कुछ फेमिलियर आवाज सुनाई देती है। ये असल में उन्हीं नाइट्स की थी जो कि रायमा से मिलने के लिए आए थे। अभी उन्हीं के साथ छोटी बच्ची भी थी जो कि रायमा को बहुत क्यूट लगी, क्योंकि वो रायमा की एज की है। वैसे भी रेनार्ड अपने साथ अपने फादर को और अपनी वाइफ को लेकर भी आया था, और वो जो छोटी बच्ची है वो रेनार्ड की बेटी है। वैसे रेनार्ड के फादर और उसकी वाइफ खुद को इंट्रोड्यूस कराते हैं। रायमा उनसे माफी मांगता है क्योंकि रायमा को उनके बारे में नहीं पता, इसलिए वो उनके वेलकम की तैयारी नहीं कर पाया। लेकिन वो लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, हम वैसे भी अनएक्सपेक्टेडली और बिना बताए और बिना नोटिस किया गए। खैर अभी वो लोग रायमा के उन स्लाइम्स को देखकर बहुत ज्यादा हैरान है, खासकर रेनार्ड, क्योंकि पिछली बार जब वो 2 हफ्ते पहले वहाँ आया था तब इन स्लाइम्स की गिनती अभी की गिनती से करीबन आधी थी। रायमा ने इतने ही टाइम में और भी इतने सारे स्लाइम टेम कर लिए। खैर रेनार्ड की वाइफ से रहा नहीं जाता, वो पूछ ही लेते कि आखिर इतनी सारी स्लाइम्स रायमा के घर में बनती कैसे होगी, जिस पर रायमा बताता है कि ये बहुत ही आसान है, और फिर वो इन स्लाइम्स को ऑर्डर देता है, जिसके बाद वो सभी स्लाइम्स कंबाइन होकर एक बड़ी स्लाइम में बदल जाती हैं। ये देखने के बाद अभी वैसे तो सभी हैरान थे, पर रेनार्ड की वाइफ बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी, क्योंकि उसे इस तरह के इंटरेस्टिंग चीजें देखने में बहुत मजा आता है। अभी रायमा इस चीज के पीछे का राज बताता है। वो कहता है कि उसने इन सभी स्लाइम के साथ एक सिंगल कॉन्ट्रैक्ट ना करते हुए एक स्लाइम के साथ एक अलग सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, जिसकी वजह से वो सभी को एक साथ ऑर्डर देकर इस तरह से उन्हें कंबाइन कर सकता है। अभी रेनार्ड की वाइफ इस चीज से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस थी। वो रियोमा से कहती है कि वो उनके साथ चल सकता है। बाद में वो टेमर गिल्ड में अप्लाई कर देगा, जहाँ वो अपनी इस जॉइंट स्लाइम को भी रजिस्टर करवा सकता है। ये चीज रियोमा के लिए बहुत अच्छी होगी, क्योंकि कई सारे टीमर्स अभी तक इस चीज का पता नहीं लगा पाए, जो कि रियोमा ने पता लगा लिया है, और वो भी इतनी कम एज में। रियोमा के अंदर सच में टैलेंट है। खैर अभी वो आगे कुछ बात करते इससे पहले ही रियोमा उन सभी को अपने घर के अंदर लेकर आता है। वहाँ पर आने के बाद रेनार्ड रियोमा को एक घड़ी गिफ्ट में देता है, लेकिन रियोमा को नहीं लगता कि वो बस घड़ी देने के लिए यहाँ तक आया होगा। तब रेनार्ड की बेटी एली रियोमा को बताती है कि उनके यहाँ पर आने का कारण कुछ और है। असल में ये एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं, जहाँ हर किसी के मेंबर ने अपना एक बीस्ट पहली बार टेम किया होता है, जो कि वो बचपन में ही कर लेते हैं। बचपन में मतलब करीबन रियोमा की उम्र में, लेकिन अभी तक एली ऐसा नहीं कर पाई है, और वो भी अपना पहला स्लाइम टेम करना चाहती है, लेकिन उसे नहीं पता कि ये कैसे करते हैं। अभी उस स्लाइम की लोकेशन भी जाननी है, क्योंकि यहाँ जितने स्लाइम है वो तो रियोमा के हैं। रियोमा बताता है कि इन स्लाइम को
पानी पसंद है, इसलिए वाटर एरिया के पास मिलते हैं। र्यूमा उन्हें मैप में लोकेशन भी बता देता है। खैर एली र्यूमा से पूछती है कि आखिर तुम इन स्लाइम्स के बारे में क्या क्या जानते हो। र्यूमा अभी बहुत सी चीजें सीख चुका है, जैसे कि वो स्लाइम्स को वॉशिंग मशीन की तरह भी इस्तेमाल करना जानता है। अभी वो उन्हें एक कपड़ा साफ करके भी दिखाता है। इस कपड़े की खासियत ये थी कि इस पर जो दाग लगा था वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, मतलब कि एक ऐसा दाग है जिसे धोने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, लेकिन र्यूमा के स्लाइम ने कुछ ही सेकंड्स में उस कपड़े को पूरी तरह से साफ कर दिया। इसी वजह से रिनार्ड के साथ जो मेड आई थी, मतलब उसके घर का काम करने वाली, वो भी इस चीज से बहुत ज्यादा हैरान हो गई। अभी पूछ रहे थे कि आखिर र्यूमा ने ये कैसे किया, पर र्यूमा उन्हें इसके पीछे का सीक्रेट बताने में थोड़ा सा हिचकिचाता है। खैर वो लेडी को सीक्रेट नहीं बता सकता, इसलिए सभी जेंट्स को अपने साथ ले गया और उन्हें सीक्रेट बताया। उन सभी के फेस देखकर समझ आ रहा था कि जरूर सीक्रेट थोड़ा सा अजीब है। खैर उनके साथ आया एक गार्ड थोड़ा सा बेशरम था और शायद उसमें दिमाग नहीं था, इसी वजह से वो सभी लेडीज के पास आकर कहने लगा कि ये तो बहुत आसान है, हमें बस जाकर नहाना है और वो जो नहाया हुआ पानी होगा हमें बस उसे यूज करना है कपड़े धोने के लिए, फिर हम भी स्लाइम से कपड़े धुलवा सकते हैं। लेकिन ये चीज उसने थोड़ी अजीब तरह से कही, जिस वजह से हर लेडी ने एक सेपरेट थप्पड़ उसे मारा, जिस वजह से उसका चेहरा लाल हो चुका था। खैर अभी एली को इस तरह के एक स्लाइम चाहिए, पर ये चीज सच में थोड़ी सी अजीब होगी। इसी कारण से रीमा कहता है कि वो अपने गार्ड की मदद से एज अ प्रेशर यूज करते हुए एक स्लाइम को टेम कर सकती है, पर एली ऐसा करना नहीं चाहती। वो पहले खुद से एक स्लाइम को टेम करना चाहती है, लेकिन रीमा ने जो तरीका बताया वो अजीब है। असल में वो जो नहाकर वो अपना पानी का इस्तेमाल करना है, उसी से एक वॉशिंग मशीन टाइप की स्लाइम टेम हो सकती है। इसी वजह से अगर एली को ऐसी स्लाइम चाहिए तो उसे ऐसा करना ही होगा। रीमा कहता है कि तुम अपने गार्ड की हेल्प ले सकती हो, लेकिन एली कहती है कि बिल्कुल नहीं, वो खुद से ये करेगी। अगले दिन उसने नहाया और उस पानी का इस्तेमाल कर एक स्लाइम को पेट बना लिया, जिससे कि उसे अब पहली स्लाइम मिल चुकी थी। वो उसे पाकर बहुत ज्यादा खुश थी। अभी एली को अपनी पहले स्लाइम पाता देखकर रीमा को 3 साल पहले की वो स्लाइम याद आती है, जिसका नाम उसने बूशी रखा था। असल में बूशी उसके पुराने दोस्त का नाम था जो कि उसके साथ रियल वर्ल्ड में काम किया करता था। वैसे रीमा ने इनकी बहुत हेल्प की, इसलिए रीमा को ऑफर देते हैं कि वो उनके साथ चल सकता है, पर रीमा अभी थोड़ा सा हिचकिचा रहा था। वो जाना चाहता है लेकिन अभी तक वो इस जंगल से बाहर नहीं निकला, इसलिए उसे लग रहा था कि बाहर की दुनिया ना जाने कैसी होगी। तभी एली कह पड़ती है कि जब हम यहाँ के लिए निकले तब हमारी जर्नी भी बहुत ज्यादा अलग रही, क्योंकि हम भी सिटी से कभी जंगल की तरफ नहीं आए थे, लेकिन सच में हमें यहाँ बहुत मजा आया। न्यूज सुनकर र्यूमा सोचता है कि उसे भी इस जंगल से बाहर निकलना होगा। बाहर की दुनिया ना जाने कैसी है, पर वो सर्वाइव तो कर ही लेगा। इसी वजह से उसने उनके साथ जाने के लिए हाँ कर दी। बाद में हम देखते हैं कि र्यूमा ने अपना सभी सामान एक सेपरेट स्टोरेज रूम में रख लिया था, जिसे वो अपने साथ ट्रैवल के दौरान ले जा सकता है। साथ ही र्यूमा ने उस गुफा में उन 3 गॉड्स के स्टैचू बनाए थे, जिनके सामने वो प्रे करते हुए कहता है कि वो जहाँ भी जाएगा सेम वैसे स्टैचू फिर से बनाएगा। बाद में र्यूमा ने उस गुफा के दरवाजे को बंद कर दिया, जिससे कि कोई उसके घर में ना घुसे। वैसे इसके बाद इन्होंने अपनी जर्नी कंटिन्यू कर दी, मतलब ये लोग वहाँ के लिए निकल चुके थे जहाँ रेनार्ड और बाकी सभी रहते हैं। खैर ये जर्नी बहुत लंबी होगी, इसी वजह से ये दिन में ट्रैवल करते हुए रात को टेंट लगाकर रुक जाते हैं। वैसे अभी नहीं चलते फिरते करीबन 4 दिन बीत चुके थे। अचानक ही बहुत तेज बारिश शुरू हो गई, जिसके कारण इन्हें गाड़ी बीच में रोकनी पड़ी। अभी रेनार्ड की गार्ड्स बताते हैं कि सामने लैंडस्लाइड की वजह से रास्ता ब्लॉक है, इसका मतलब ये यहाँ से आगे नहीं बढ़ सकते और उन्हें अब फिर से यहाँ से निकलने में करीबन 3 दिन और लगेंगे। ये बहुत लंबा समय है। इसी वजह से रेनार्ड डिसाइड करता है कि वो किसी तरह से इस लैंडस्लाइड ने जो रास्ता ब्लॉक किया है उस रास्ते को क्लियर करेगा, जिससे कि ये लोग अभी यहाँ से आगे बढ़ पाए। खैर रीमा इन सभी की बातें सुन रहा था, इसलिए वो तुरंत ही गाड़ी से उतर के आया और उसने जब प्रॉब्लम देखी तो फैसला किया कि वो इनकी मदद करेगा। और रीमा को पता है कि इनकी मदद कैसे करनी है, क्योंकि रीमा के पास दिमाग है, रीमा के पास अर्थ मैजिक भी है। इसी वजह से वो उस रास्ते से उस मिट्टी को ब्लॉक की तरह निकालता है। अभी रीमा के स्लाइम्स उन ब्लॉक को दूर हटाने में मदद कर रहे थे। इसी तरह से मेहनत करते करते शाम से पहले ही रीमा ने वो पूरा रास्ता साफ कर दिया। रीमा अगर ऐसा नहीं करता तो ये बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम में फंस जाते, क्योंकि यहाँ खाने के लिए अभी कुछ भी नहीं है और इनके पास इतना खाना नहीं था कि 3 दिन और बीच में कहीं रुककर आराम कर सकते हैं। वैसे रीमा ने एक बार फिर से इनकी मदद की थी, इसी वजह से रेनार्ड की वाइफ इस चीज से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। वैसे उसका नाम एलिस है। वो तुरंत ही आकर रीमा को हक कर लेती है और कैल्शियम का डोज देती है। वैसे ऐसा उसने तब किया जब तक कि रीमा की सांस नहीं फूल गई और उसने माफी तो मांगी, पर रीमा तो इस चीज से बहुत ज्यादा खुश था। वैसे चीज अच्छी थी कि वहाँ से जब वो वापस रेनार्ड की मेंशन की तरफ गए तो रास्ते में उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। वो सेफली और जल्दी वहाँ पहुंच चुके थे। वहाँ आने के बाद ये लोग एक खास तरह के चर्च में जा रहे थे, क्योंकि वहाँ एक क्रिस्टल है जिससे रीमा को अपना स्टेटस के बारे में पता चलेगा, मतलब कि उसे अपनी पावर के बारे में थोड़ी नॉलेज मिलेगी। वैसे वहाँ पहुंचकर जब रीमा ने उस खास बॉल पर हाथ रखा तो अचानक ही बॉल से लाइट निकली और रीमा तीनों गॉड्स के सामने आ गया। रीमा उनसे मिलकर खुश है, लेकिन साथ ही वो बहुत हैरान भी है, क्योंकि उनको उसने कहा था कि वो फिर से नहीं मिल पाएगा। अभी रीमा को लग रहा था कि शायद फिर से वो मारा गया, लेकिन गॉड्स बताते कि ऐसा बिल्कुल भी
नहीं है। र्यूमा कहता है कि फिर मैं आप लोगों से कैसे मिल पाया। इस पर गॉड्स बताते हैं कि एक खास स्किल होती है जिससे र्यूमा जब चाहे तब उनसे बात कर पाता, लेकिन वो स्किल अभी र्यूमा ने प्रैक्टिस नहीं की। इस वजह से गॉड्स ने फैसला किया कि वो खुद ही र्यूमा को वो स्किल दे देंगे और बस फिर उन्होंने वो स्किल र्यूमा को दे दी। वैसे अभी जो फीमेल गॉड थी वो र्यूमा से कह रही थी कि लगता है कि तुम जैमिल फैमिली से मिल चुके हो। र्यूमा उससे बिल्कुल भी शॉक नहीं हुआ था क्योंकि वो गॉड्स है, इन्हें इस चीज के बारे में पता होगा। लेकिन जब वो फीमेल गॉड ये कहती है कि उन्हें ये चीज र्यूमा के इस वर्ल्ड में आने से पहले पता चल गई थी, तो र्यूमा शॉक हो जाता है। इसके बाद एक बहुत पुरानी स्टोरी सामने आती है। एक लड़की थी जिसे एक टेमर बनना था, मतलब वो एनिमल को टेम करना चाहती थी। उन्हें अपना दोस्त बनाने के लिए उस लड़की को इन गॉड ने एक पावर दी थी और फिर उस लड़की ने टेमिंग स्कूल इन्वेंट किया, मतलब कि उसे स्टार्ट किया। साथ ही बाद में उसे नोबेल स्टेटस मिला और असल में वो जो जैमिल फैमिली, मतलब जिस फैमिली से रेनार्ड बिलोंग करता है, वो उस फैमिली की एंसेस्टर थी, मतलब कि पूर्वज थी। साथ ही जो जर्मन फैमिली के लोग हैं उन सभी पर हमेशा इन गॉड की ब्लेसिंग रहती है। यही चीज बताते हुए वो फीमेल गॉड कहती है कि आगे चलकर एली भी एक बहुत अच्छी टीमर बनेगी। ये सुनकर र्यूमा खुश हो जाता है क्योंकि वो जानता है कि एली कितनी मेहनत कर रही है। खैर गॉड ये भी बताते हैं कि वो हमेशा, मतलब कि कुछ समय में रियल वर्ल्ड से इस वर्ल्ड में किसी न किसी को टेलीपोर्ट करते हैं। वो एक ओटाको को, मतलब कि एक एनिमे लवर को टेलीपोर्ट करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता चला कि वो बहुत आलसी है, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं किया। और साथ ही शायद वो बाद में बुरा भी बन सकता था और फिर इन लोगों को उसके मरने का इंतजार करना पड़ता। इसी कारण से इन्होंने र्यूमा को चुना क्योंकि र्यूमा शांत है और हमेशा अपने डिसीजन बहुत सोच समझ कर लेता है। अब ये चीज सुनकर र्यूमा भी खुश था। वैसे अब समय आ चुका था अलविदा कहने का। इस वजह से र्यूमा वापस सीधा उस चर्च में टेलीपोर्ट हो गया जहाँ उसने जब बेल को टच किया था तो एक बोर्ड पर उसके मिस्टीरियस सिंबल्स आ चुके थे, लेकिन इन सिंबल्स को और कोई नहीं पढ़ सकता। जिसका वो स्टेटस है वो खुद ही उसके बारे में जान सकता है। र्यूमा जब उसमें पढ़ता है तो उसे पता चलता है कि र्यूमा को कॉम्बैट स्किल मिल चुकी है और साथ ही रेगुलर बेसिस पर जो मैजिक यूज होता है वो सब मैजिक गॉड ने उसे दी है। वैसे उस बोर्ड पर ये भी लिखा था कि र्यूमा को एक टाइटल मिला है जो कि चाइल्ड ऑफ गॉड का है। ये जानने के बाद र्यूमा स्माइल करता है और वहाँ से चला जाता है। कुछ देर बाद र्यूमा की मुलाकात रेनार्ड के फादर से होती है जो कि र्यूमा को समझा रहे थे कि वो अपनी पावर के बारे में थोड़ा सीक्रेट ही रखे क्योंकि उसके पास ज्यादा पावर है, इसलिए ये चीज किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। वैसे इस बीच वो र्यूमा की मैजिक कैपेसिटी के बारे में पूछते हैं तो र्यूमा बताता है कि उसकी मैजिक कैपेसिटी 1,98,000 है। ये बहुत ज्यादा मैजिक कैपेसिटी है। खैर फिर भी र्यूमा बहुत ही इजीली और परफेक्टली अपने मैजिक का इस्तेमाल कर पाता है। इसी वजह से एली बहुत ज्यादा हैरान थी। खैर एली की मैजिक कैपेसिटी 2 लाख की है, मतलब र्यूमा से भी 2000 ज्यादा, लेकिन एली बिल्कुल भी मैजिक इस्तेमाल नहीं कर पाए। ऐसा नहीं है कि वो फ्यूचर में नहीं कर पाएगी, लेकिन जो लोग ज्यादा कैपेसिटी वाले होते हैं उन्हें हमेशा अपने मैजिक को कंट्रोल करने में प्रॉब्लम होती है। ये चीज अभी एली का एक बटलर र्यूमा को समझा रहा था। खैर र्यूमा को ऐसी कोई प्रॉब्लम अभी तक फेस करनी नहीं पड़ी, इसी वजह से वो एली को प्रॉमिस करता है कि वो उसकी मदद करेगा, जो सुनकर एली खुश हो जाती है और र्यूमा को शुक्रिया कहने लगती है। वैसे अगले ही दिन ये लोग गाड़ी में बैठकर टीमर गिल्ड की तरफ निकल चुके थे। वैसे तो निकले टीमर गिल्ड की तरफ, लेकिन पहुंचे एडवेंचर गिल्ड पर क्योंकि रेनार्ड के फादर ये बात जानते हैं कि र्यूमा ने अभी तक सिर्फ स्लाइम्स को ही टीम किया है, मतलब उसकी रैंक ज्यादा नहीं है। इसी कारण से उसे थोड़ी सी परेशानी होगी, इसलिए वो उसे एडवेंचर गिल्ड में लाए हैं जहाँ वो टेस्ट देकर अपनी रैंक को एडजस्ट करवा सकता है। अभी र्यूमा को अंदर भेज दिया जाता है जहाँ र्यूमा की मुलाकात एक आदमी से होती है जो कि उसका टेस्ट लेगा। वो आदमी गुस्से वाला लग रहा था, लेकिन वो बड़े ही शांत स्वभाव से र्यूमा को बताता है कि र्यूमा को कॉम्बैट स्किल की जरूरत पड़ेगी इस टेस्ट को पास करने के लिए। उसके सामने कुछ टारगेट्स लगा दिए जिन पर र्यूमा को शूट करना था। र्यूमा ने बहुत इजीली सभी टारगेट के सेंटर में शूट कर उस टेस्ट को पास किया। खैर नेक्स्ट टेस्ट में सभी सेम टारगेट अभी हवा में उड़ते हुए आएंगे और र्यूमा को उन्हें शूट करना है, लेकिन र्यूमा ने उन्हें भी शूट करते हुए इस टेस्ट को पास कर लिया। पर अचानक ही वही आदमी जो कि र्यूमा का टेस्ट लेने के लिए आया था वो अपने पास से एक छोटा सा डैगर निकालकर पीठ पीछे र्यूमा पर हमला कर देता है, लेकिन र्यूमा ने उसके अटैक को नोटिस कर लिया था, इसलिए सही वक्त पर र्यूमा ने उस डैगर को पकड़कर उसे वापस उसी आदमी की तरफ फेंक दिया और जंप करते हुए अपने एक लाइटनिंग स्पीयर को निकाल लिया जिससे वो उस आदमी से लड़ सके। लेकिन आदमी ने पहले ही हार मान ली। वो बोला कि तुम इस टेस्ट को जीत गए हो। अभी बाहर से रेनार्डो और साथ ही उसकी पूरी फैमिली र्यूमा को उस टेस्ट को देते हुए देख रही थी। उन्हें पता था कि र्यूमा बहुत टैलेंटेड है, लेकिन इतना ये चीज उन्हें एक्सपेक्ट नहीं की थी। खैर यहाँ वो आदमी खुद को बोगन इंट्रोड्यूस करता है जो कि असल में इस गिल्ड का मास्टर है। बाद में वो र्यूमा को अपने ऑफिस में लेकर जाता है जहाँ वो र्यूमा को उसका पर्सनल गिल्ड कार्ड देता है। र्यूमा को अभी रैंक जी से शुरुआत करनी होगी, धीरे धीरे वो अपनी रैंक को बढ़ा सकता है। हालांकि बोगन के हिसाब से अगर र्यूमा ऐसे ही प्रोग्रेस करते रहेगा तो उसकी रैंक बहुत ही इजीली बढ़ती जाएगी। वो र्यूमा को बताता है कि वो गिल्ड बोर्ड पर जाकर मिशन ले सकता है जिन्हें पूरा कर उसे रिवॉर्ड मिलेगा और साथ ही उसकी
रैंक भी एडजस्ट हो सकती है। अब ये चीज उसे ध्यान रखनी है कि उसे अगर पर्सनल किसी मिशन को पूरा करना है तो वो सिर्फ अपनी रैंक की मिशन ले सकता है। अगर उसे हायर लेवल की मिशन चाहिए तो इसके लिए उसे एक ऐसी टीम तैयार करनी होगी जिसके टीम मेंबर्स भी थोड़ी ज्यादा रैंक पर हो। फिर रीमा खुद से ज्यादा रैंक की मिशन भी एक्सेप्ट कर पाएगा। फिर अभी के लिए रीमा जब बाहर आया तो उसे एक मिशन मिला जिसमें उसे किसी के घर को साफ करना था। ये मिशन बहुत पुराना है, मतलब बहुत समय से इस मिशन को किसी ने चुना नहीं, इसी वजह से रीमा ने इस मिशन को चुन लिया। अगले दिन वो रेनाल्ड की पूरी फैमिली को थैंक्स और बाय कहकर अपने मिशन के लिए निकल जाता है। ये रूमा का पहले मिशन था, इसलिए वो इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड था। वहाँ उस घर पर पहुंचकर रीमा ने जब बेल बजाई तो अंदर से एक कैट गर्ल बाहर निकल कर आई। ये एक डेमी ह्यूमन है। रीमा ने पहली बार एक डेमी ह्यूमन कैट गर्ल को देखा, इसी वजह से रीमा हैरान था। खैर इस लड़की का नाम मिया है। अब तुम इसकी वजह मुझसे मत पूछना क्योंकि मुझे ऐसा कोई भी कारण नहीं दिखाई दे रहा जिसके कारण मैं इसका नाम मिया रखूंगा। इसका पर्सनल नाम मिया था, इस वजह से हम इसे मिया कहकर बुलाएंगे। खैर अभी ये लड़की थोड़ी सी घबराई हुई लग रही थी क्योंकि उसने मिशन बहुत पहले दिया था, पर इसके घर की हालत बहुत ज्यादा खराब है। इसी वजह से किसी ने इसके मिशन को एक्सेप्ट नहीं किया और जो लोग मिशन एक्सेप्ट किए वो उसे पूरा नहीं कर पाए। रीमा कहता है कि चिंता की बात नहीं है, वो उसके घर को ठीक करेगा। घर में असल में बहुत ज्यादा कचरा इकट्ठा हो चुका है और बहुत ज्यादा से मतलब है बहुत ज्यादा, और ये जगह बेसमेंट, इस वजह से मिया ने भी इस जगह पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब बदबू पूरे घर में फैल चुकी है, इसी वजह से वो अपने घर में नहीं रह पा रही। खैर रीमा उसे वहाँ से बाहर भेजता है और फिर अपनी स्लाइम को निकालता है। इसमें से कुछ स्लाइम थे जो कि कचरा खा जाते हैं, उन्होंने तुरंत ही वो कचरा खा लिया और फिर रीमा ने अपने विंड और वाटर टेक्निक को मिलाकर दीवारों पर अटैक किया जिससे जो गंदगी चिपकी हुई थी वो साफ हो गई। अभी रीमा देखता है कि उस कचरे के पीछे जो दीवार थी वो पूरी तरह से टूट गई, मतलब उसमें बहुत बड़ा छेद है। इसी वजह से रीमा ने अपनी और स्लाइम को बाहर निकाला और उनकी मदद से उसने वो दीवार ठीक कर दी। जब मिया वहाँ घर के अंदर इंस्पेक्शन के लिए आई तो देखकर वो हैरान हो गई क्योंकि उसे यकीन नहीं हो रहा था कि ये उसका बेसमेंट है। अभी इस चीज से बहुत ज्यादा खुश थी जब उसे वो फॉर्म दिखता है जिस पर उसे साइन करना होगा इस चीज की इंफॉर्मेशन के लिए कि रीमा ने अपना टास्क पूरा किया। तो वो उस पर साइन तो करती है पर साथ ही इसमें रिवॉर्ड को भी इंक्रीज कर देती है, मतलब रीमा को ज्यादा पैसे मिलेंगे। रीमा गिल्ड पहुंचा तो वहाँ जब रिसेप्शनिस्ट से उसकी मुलाकात हुई तो वो ये चीज देखकर हैरान रह गई कि रीमा आधे दिन में पूरा बेसमेंट साफ करके आ गया, साथ ही उसे ज्यादा रिवॉर्ड मिला है। कुछ ही देर में वहाँ पर बॉगन आया जो कि रीमा को देखकर खुश थे। वो रीमा की तारीफ करता है क्योंकि वो मिया के बारे में जानते हैं। मिया खुद भी एक एडवेंचर है जिस वजह से वो बहुत बिजी रहती है, इसी कारण से उसका बेसमेंट इतना ज्यादा गंदा था। खैर बॉगन के पास रीमा के लिए एक और मिशन है जो कि बहुत ही ज्यादा मुश्किल है क्योंकि रीमा को कम्युनिटी टॉयलेट साफ करनी है। अब ये मिशन किसी और को भी भेज दिया जा सकता था लेकिन ये बहुत ही बड़ा मिशन है क्योंकि इनकी टॉयलेट में टोटल 30 कम्युनिटी टॉयलेट्स हैं जो कि बहुत ही ज्यादा बड़े हैं। वहाँ रिवॉर्ड की प्रॉब्लम नहीं है लेकिन कोई भी जाने को तैयार नहीं है, इसी वजह से इस चीज का कारण इन्हें भी नहीं पता। बाद में रीमा घर जाकर सभी को ये बात बताता है। अभी रेनार्ड रीमा को शुक्रिया कहता है क्योंकि वो इस जगह का ड्यूक है और ये मिशन कोई नहीं ले रहा, इसी वजह से ये उसकी भी टेंशन थी लेकिन रीमा ने ये टेंशन दूर कर दी। अगले दिन रीमा पूरी तरह से तैयार होकर पहले कम्युनिटी टॉयलेट में आया जहाँ उसे थोड़ा टाइम लगा लेकिन उसने और उसके स्लाइम्स ने मिलकर उस जगह को पूरी तरह से साफ कर दिया था। खैर जब वो दूसरे टॉयलेट में पहुंचा तो वहाँ पर उसने देखा कि उसकी स्लाइम इवॉल्व कर रही है। उन स्लाइम्स की बॉडी में एक खास टॉक्सिक रेपेलेंट या यूं कह लो कि पॉइजनस रेसिस्टेंस स्किल आ गई। अभी रीमा ये चीज देखकर इम्प्रेस था लेकिन वो चीज समझ गया था कि इन टॉयलेट्स में पॉइजन है जो कि बहुत ही ज्यादा अनएक्सपेक्टेड चीज है। इस कारण से उसे टॉयलेट को साफ कर रीमा तुरंत ही बॉगन के पास गया उसे ये चीज बताने के लिए कि वहाँ पर उसने देखा कि पूरी रेनाल्ड की फैमिली वहाँ पर मौजूद है। अभी लोग ऑफिस में आए जहाँ रीमा ने उस पॉइजन के बारे में सभी को बताया। ये चीज सुनते ही रेनाल्ड की वाइफ एलिसा और एली दोनों रीमा के पास आ गए, पूछने लगे कि वो ठीक तो है। उन्हें रीमा की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। ये देखकर रीमा को थोड़ी सी शर्म आ जाती है, हालांकि वो खुश था क्योंकि पहली बार कोई उसकी इतनी चिंता कर रहा है। वैसे अभी ये बहुत ही सीरियस चीज है लेकिन फिर भी रीमा इस मिशन को कंटिन्यू करना चाहता है जिससे कि वो इस पॉइजन को खत्म कर पाए क्योंकि उस पॉइजन के चलते इस टाउन में कई बीमार पड़ रहे हैं। अभी तक किसी को इस चीज के बारे में पता नहीं था। अभी रीमा जब ये चीज बोलता है तो सभी लोग और ज्यादा हैरान हो जाते हैं क्योंकि अब तो पॉइजन के बारे में पता भी चल गया है, फिर भी रीमा इस मिशन को लेना चाहता है। अभी रेनार्ड और वोगन दोनों ही मना कर रहे थे पर रीमा बताता है कि उसे पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो लोग नहीं मानते तो रीमा को मजबूरन अपने स्टेटस बोर्ड को देखना पड़ता है जिसमें ये चीज साफ साफ मेंशन है कि रीमा की बॉडी पॉइजन रेसिस्टेंस, मतलब कि रीमा को पॉइजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वैसे उसी दिन रीमा तुरंत ही अपने मिशन पर लग गया लेकिन वो
शौक था ये देखकर कि वॉगन ने कई सारे और दूसरे एडवेंचर को वहाँ उन कम्युनिटी टॉयलेट के बाहर खड़ा किया, जिससे कि और कोई रूमा को डिस्टर्ब ना करे। अभी रूमा अंदर एंट्री लेता है और अपने स्लाइम को काम पर लगा देता है। ये चीज थोड़ी सी मुश्किल थी क्योंकि गिनती बहुत ज्यादा है। रूमा को टोटल 28 कम्युनिटी टॉयलेट को साफ करनी है। वैसे रूमा जब ऐसा कर रहा था तो उसके स्लाइम की गिनती बढ़ रही थी, क्योंकि वो स्लाइम्स इवॉल्व होते जा रही है और खुद को 2x कर रही है, मतलब कि एक स्लाइम 2 स्लाइम में बदल जा रही है। कुछ देर बाद काम करते करते रीमा को पूरा दिन बीत गया और रीमा के स्लाइम की गिनती करीबन 1000 पर पहुंच गई। खैर बाहर खड़े सभी एडवेंचर अंदर आते हैं। उनमें से एक मिया भी थी जो कि रीमा से कहती है कि उसे थोड़ा आराम कर लेना चाहिए, लेकिन रीमा ने फैसला किया कि जब तक वो इस काम को खत्म नहीं कर देता तब तक वो आराम नहीं करेगा। रीमा को पूरे 3 दिन लगे इस काम को पूरा खत्म करने में। रीमा ने टोटल 30 कम्युनिटी टॉयलेट को साफ कर दिया था और रीमा के स्लाइम्स की गिनती करीबन 3000 पर पहुंच गई थी। वैसे जब रीमा थक हार कर जब घर लौट रहा था तो उसे याद आया कि पिछली लाइफ में वो भी दिन रात काम किया करता था। खैर इसी चीज की अब उसे आदत लग गई है, ये चीज उसने कभी नोटिस नहीं की। वैसे लाइफ पिछली लाइफ की तरह नहीं है, क्योंकि पिछली लाइफ में रीमा जब घर लौटा था तो वहाँ कोई नहीं होता था, लेकिन आज जब घर लौटा तो रेनार्ड फैमिली उसका स्वागत करने के लिए खड़े हुई थी। उन्हें देखकर रीमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हालांकि वो रीमा को समझाते हैं कि अब वो उसकी फैमिली है, इसलिए उसे इस तरह से रोने की जरूरत नहीं। वैसे रीमा इसके बाद अब सोने के लिए चला गया था। वो सोते वक्त तीनों गॉड को शुक्रिया कहता है और साथ ही खुद के डिसीजन को भी शुक्रिया कहता है, क्योंकि उसने तब इस वर्ल्ड में आने का डिसीजन लिया, जो कि सबसे अच्छा डिसीजन था। वैसे अगले ही सुबह हम देखते हैं कि पूरी रेनार्ड फैमिली जल्दी उठ गई थी खाना बनाने के लिए। रीमा हैरान था कि आखिर वो इतनी जल्दी क्यों उठे। वैसे सारा खाना रीमा को इसलिए दिया जा रहा है क्योंकि आज रीमा से एक सवाल पूछा जाएगा। एली रीमा से पूछती है क्या वो उसे मैजिक सिखाएगा। अभी रीमा उसका खाना खा चुका था, मतलब कि रीमा ने उसका नमक खाया और इस खाने में थोड़ा नमक ज्यादा ही था, इस वजह से रीमा मना नहीं कर सकता। रीमा ने हाँ कर दी और फिर से खाना खाने लगा। खैर तभी बटलर कहता है कि अगर रीमा चाहे तो वो भी इनसे कुछ न कुछ सीख सकता है, क्योंकि रीमा के पास अटैक टाइप मैजिक की नॉलेज नहीं है, जो कि इम्पोर्टेंट है। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि ये लोग एक सेफ जगह पर आ चुके थे, जहाँ रीमा एली को मैजिक के बारे में समझा सकता है। एली बताती है कि उसके पास आइस एंड फायर मैजिक है, जो कि रीमा के हिसाब से सबसे डिफिकल्ट मैजिक है सीखने के लिए। खैर फिर भी रीमा के पास आइडिया था, वो पहले बेसिक से शुरू करता है। रीमा कुछ बबल्स क्रिएट करता है, वो भी अपने हाथ का इस्तेमाल कर, और कहता है कि तुम्हें भी सेम ऐसा ही करना होगा। एली ऐसा कर तो लेती है, लेकिन उसके जो बबल्स थे वो ज्यादा देर तक हवा में नहीं टिक रहे थे। रीमा कहता है कि ये बहुत आसान है, तुम्हें बस किसी स्टिकी लिक्विड के बारे में सोचना है, क्योंकि मैजिक इमेजिनेशन से जुड़ा होता है। अभी रीमा की बात मानकर जब एली ऐसा करती है तो वो इसमें कामयाब हो जाती है। उसके बबल्स भी अब ज्यादा देर तक हवा में टिक रहे थे। वैसे अब बारी थी रीमा के मैजिक सीखने की, इसलिए वही लड़की जो कि रीमा के घर आई थी उस जंगल में, उसका नाम कैमल है, वो रीमा को 5 टाइप अटैकिंग स्पेल सिखाती है। वो एक एरो क्रिएट कर हमला करके बताती है। रीमा उस अटैक को बहुत ही इजीली सीख गया, बल्कि यहाँ वो कैमल से ज्यादा पावर से हमला कर पा रहा था। ऐसा उसकी मैजिक कैपेसिटी के कारण है, क्योंकि वो शायद कैमल से थोड़ी ज्यादा है। वैसे अब बटलर वहाँ आता है, जो कि रीमा के स्पेस मैजिक के बारे में सिखाएगा। रीमा को बेसिक पता है, बेसिक का मतलब टेलीपोर्ट होना। कमाल की बात है, टेलीपोर्ट होना इनके लिए बेसिक चीज में आता है। इसकी वजह से बटलर थोड़े एडवांस लेवल का मैजिक सिखाना शुरू करता है। वो रीमा को बताता है कि अगर रीमा को एक जगह से दूसरी जगह टेलीपोर्ट होना है तो वो इजीली हो सकता है, पर अगर ये डिस्टेंस लॉन्ग है तो इसके लिए रीमा को थोड़ी मेंटल पावर भी लगेगी। रीमा के पास खुद को उस जगह पर इमेजिन करना है और बस रीमा टेलीपोर्ट हो जाएगा। कुछ देर में रीमा इस स्पेल को भी सीख पाता, साथ ही बटलर उसे कुछ नॉर्मल स्पेल्स भी सिखाता है। जिसके बाद बारी थी अब डायमेंशनल होम टेक्निक की। वो बताता है कि एक ऐसी टेक्निक है जिससे रीमा एक ऐसा आइटम बॉक्स तैयार कर पाएगा जो कि हवा भी स्टोर कर सकता है। मतलब अगर उस आइटम बॉक्स के अंदर किसी लिविंग थिंग को भी रखा जाए तो वो इजिली वहाँ रह सकती है। मतलब रीमा को अपनी स्लाइम्स को यहाँ वहाँ लेकर नहीं घूमना पड़ेगा, अगर वो चाहे तो उन्हें उस डायमेंशनल होम में भी रख सकता है। ये चीज सुनकर रीमा खुश हो जाता है और उस टेक्निक की प्रैक्टिस करना शुरू कर देता है। ये टेक्निक सच में मुश्किल थी, इसे सीखते सीखते रीमा को शाम हो गई थी, फिर भी रीमा ने डायमेंशनल होम को अचीव कर लिया था। इसके बाद रीमा और वो बटलर वापस घर लौट जाते हैं। वैसे अगले दिन ये लोग एक माइन की तरफ निकले थे, जहाँ कुछ मॉन्स्टर मिल सकते हैं जिनसे एली और रीमा डायरेक्टली फाइट करके ट्रेनिंग कर पाएंगे। वैसे मुझे समझ में नहीं आता कि अगर ये लोग कहीं निकलते हैं तो पूरी फैमिली साथ क्यों जाती है। खैर जो भी हो, ये लोग उस जगह पर पहुंचते हैं और उस माइन के अंदर जाने के बाद इनकी मुलाकात एक मेंटिस से होती है। वैसे मेंटिस वगैरह कुछ नहीं होते, ये बस एक बड़ा सा ग्रास होपर होता है जिन्हें ये लोग मॉन्स्टर मानते हैं। खैर ये पावरफुल था, इसी वजह से एली थोड़ा सा घबरा रही थी, पर वो हमला करती है और कुछ देर में उस मेंटिस को हरा देती है, जिसके बाद ये सभी लोग सेलिब्रेट करते हैं। खैर ये लोग यहाँ से आगे बढ़ चुके थे। आगे बढ़ने के बाद इन्हें टोटल 4 मेंटिस एक साथ मिलते हैं। अब ये चीज थोड़ी सी मुश्किल होगी, इसी वजह से कैमल र्यूमा से पूछते है कि क्या वो ये सच में करना चाहता है, जिस पर र्यूमा कहता है कि हाँ। इतना कहकर र्यूमा ने अपनी बॉडी पर बॉडी हार्डनिंग स्पेल का इस्तेमाल किया और फिर डैगर
स्पीयर्स लेकर हमला कर दिया। र्यूमा ने उन चारों मेंटीज को हरा दिया था। वैसे उसी दौरान एले की नजर वहाँ पास ही एक मेंटी स्लाइम पर पड़ी। वो तुरंत ही उसके पास गई और उसे फ्रीज किया और उठा कर ले आई। र्यूमा कहता है कि तुम्हें इसे टेम कर लेना चाहिए, ये बहुत रेयर लग रही है। पर अचानक ही एली वो स्लाइम र्यूमा को दे देती है और कहती है कि तुमने मुझे मैजिक सिखाया, इसलिए ये तुम्हारा गिफ्ट है। ये सुनकर र्यूमा उसे शुक्रिया कहता है। वैसे इसके बाद ये लोग उस माइन से बाहर निकल कर आते हैं। वहाँ जमीन पर थोड़ी सी रेड सॉइल पड़ी हुई थी। र्यूमा सोच रहा था कि इसके अंदर थोड़ा बहुत आयरन जरूर होगा, क्या वो उसे एक्सट्रैक्ट कर सकता है। यही सोचकर उसने वो रेड सॉइल एक जगह पर इकट्ठा की और फिर एक फॉर्मेशन क्रिएट करते हुए एल्केमी की मदद से उसमें आयरन निकाल लिया। अभी वो आयरन एक ईंट में बदल चुका था और वो भी बहुत ही पॉलिश्ड ईंट में। इसकी वजह से ये लोग उसे सेल करने के लिए पहुंच जाते हैं। जिस सेलर के पास ये पहुंचे, इन्होंने उसे रीमा को बनाया हुआ दूसरा सामान भी दिया। उस सेलर को इस सामान को बेचने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, पर तभी रीमा कहने लगा कि वो अपनी आइडेंटिटी को सीक्रेट रखना चाहता है। मतलब वो ये नहीं बताना चाहता कि ये चीज किसने बनाई है, क्योंकि वो नहीं चाहता कि इस चीज के चलते वो किसी फालतू डेंजर में फंसे। उसका ये डिसीजन बिल्कुल सही था। वैसे अगले सीन में हम देखते हैं कि रीमा को भी एक नए मिशन के बारे में बताया जा रहा था, जो कि एक बहुत बड़ा मिशन है। असल में एक माइन शाफ्ट है जो कि बहुत ही ज्यादा बड़ी है और वहाँ बहुत सारे छोटे छोटे मॉन्स्टर है और उन सभी मॉन्स्टर को खत्म करना है। इन मॉन्स्टर की गिनती बहुत ही ज्यादा है, इस वजह से बहुत सारे एडवेंचर इस मिशन के लिए साइन किए हैं। वैसे मॉन्स्टर इतने ज्यादा खतरनाक नहीं है, पर ये जानते थे कि अंदर और भी मॉन्स्टर होंगे और वो एक साथ ना आए, इसी वजह से इन्हें इस चीज के लिए तैयार होना होगा। रीमा अचानक ही एक साउंड वेव रिलीज करता है, जिसकी वजह से जो बैट मॉन्स्टर थे वो जमीन पर गिर गए। यहाँ कई 100 की गिनती में बैट थी जो कि जमीन पर पड़ी हुई थी। रीमा ने अपने स्लाइम की मदद से उन्हें खत्म कर दिया। अब इनका काम बहुत ही जल्दी जल्दी हो रहा है और वो सिर्फ रीमा की वजह से है। इस वजह से ये फाइनली एक ब्रेक लेने का डिसाइड करते हैं और वापस उस माइन शाफ्ट के बाहर आ जाते हैं, जहाँ आने के बाद इनकी मुलाकात फिर से बॉगन से होती है। बॉगन अभी थोड़ा सीरियस लग रहे थे क्योंकि थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई है। वो सभी को बताते हैं कि उन्होंने दूसरी टीम को एक दूसरे रास्ते से इस माइन शाफ्ट के अंदर भेजा था, जिससे उन्हें पता चल सके कि इस माइन शाफ्ट के सेंटर में एक पूरा गॉब्लिन विलेज बना हुआ है, जिसमें करीबन 500 की गिनती में गॉब्लिन्स है। अभी जिस टीम ने उस गॉब्लिन विलेज को ढूंढा था उसके कुछ मेंबर्स को चोट आई है। इसका मतलब ये एक सीरियस थ्रेट है जिसे क्लियर करना जरूरी है। इसी वजह से उस माइन शाफ्ट के सेंटर में पहुंचने के जितने भी रास्ते हैं, सभी रास्तों पर बॉगन के अलग अलग टीम को भेज दिया है, जिससे गॉब्लिन वहां से ना निकल पाए। लेकिन उन सभी को खत्म करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, इस वजह से इस टीम की भी जरूरत है। खैर ये पूरी टीम गॉब्लिन विलेज की तरफ निकल चुकी थी। रास्ते में इनकी मुलाकात कुछ नॉर्मल गॉब्लिन से होती है, जिन्हें ये बहुत ही इजिली हरा देते हैं। यहाँ पर र्यूमा ने साउंड वेव का इस्तेमाल किया था। गॉब्लिन पागल हो गए, मतलब कि बहुत ज्यादा डर गए और फिर र्यूमा ने अपनी स्लाइम की मदद से उन्हें मार दिया। अभी र्यूमा अपनी पूरी 3000 स्लाइम का इस्तेमाल कर रहा था, जिस वजह से उसे गिनती का एडवांटेज था। जब सामने वो सारे गॉब्लिन्स आए तो र्यूमा ने बहुत ही इजिली उन्हें खत्म कर दिया और गॉब्लिन्स पूरी तरह से खत्म नहीं हुए थे। उनके बीच कुछ ऐसे पावरफुल गॉब्लिन्स भी थे जिनकी पावर ज्यादा थी, लेकिन कितनी भी ज्यादा पावर हो 3000 स्लाइम के सामने वो वैसे भी नहीं टिक पाते और इसी वजह से देखते ही देखते वो सभी खत्म हो गए। वैसे र्यूमा नोटिस करता है कि जितने भी एडवेंचर्स थे सभी के कपड़े गंदे हो चुके हैं। इसी वजह से र्यूमा ने अपनी क्लीनिंग स्लाइम की मदद से उनके कपड़ों को साफ कर दिया। वो लोग हैरान थे क्योंकि ये जो गॉब्लिन का ब्लड होते हैं ये बहुत ही ज्यादा मुश्किल से मिलते हैं, लेकिन र्यूमा ने ये काम बहुत ही आसानी से कर दिया। खैर ये मिशन भी वो र्यूमा की वजह से इतनी जल्दी पूरा कर पाए। इसी कारण से जब वो गाड़ी में वापस लौट रहे थे तो रास्ते पर र्यूमा को शुक्रिया कहते हैं। इस वजह से र्यूमा बहुत खुश था। वैसे र्यूमा सोचता है कि अच्छा है क्योंकि इस वजह से वो इतने सारे लोगों की मदद कर पाया। साथ ही उसके दिमाग में ये भी बात आती है कि शायद इस चीज का पूरा क्रेडिट रिनाट की फैमिली को आता है, क्योंकि उन्हीं लोगों की वजह से र्यूमा उस जंगल से बाहर निकल पाया था। खैर ये सोचते हुए र्यूमा के दिमाग में एक और बात आती है। र्यूमा सोचता है कि कहीं वो उस फैमिली पर ज्यादा ही डिपेंड ना हो, क्योंकि उसे जो चाहिए रेनाट फैमिली से उसे मिल रहा है। साथ ही उनकी पॉपुलैरिटी के कारण भी र्यूमा को बहुत सारे एडवांटेज मिल रहे हैं, इसलिए र्यूमा सोच रहा था कि उसे थोड़ा खुद पर भी डिपेंड होना चाहिए। घर पहुंचकर वो आज पूरा दिन जैसा भी था वो सारी बातें पूरी फैमिली को बताता है और फिर कहता है कि उसे उनसे अलग होना होगा। वो हमेशा के लिए अलग नहीं हो रहा, लेकिन उसे कुछ टाइम चाहिए जिससे वो थोड़ा ग्रो कर पाए। अभी रिनार्ड और उसके फादर को ये चीज पहले से पता थी, क्योंकि वो जानते थे कि एक ऐसा दिन आएगा। साथ ही एलिस भी पहले बहुत सारे बच्चों को पाल चुकी है, इसलिए उसे पता है कि ये चीज नेचुरल है। वो लोग इस चीज पर अग्री करते हैं, लेकिन उनकी 3 शर्त थी। पहली शर्त की रीमा को हर चीज लेटर के थ्रू उन्हें बतानी होगी। दूसरी चीज की रीमा उनसे मिलने जरूर आएगा और तीसरी शर्त की अगर रीमा को भी कभी मदद की जरूरत पड़ी तो वो बिना सोचे समझे उनसे मदद मांगेगा। रीमा ने तीनों शर्त के लिए हाँ कर दी थी। वैसे इसके बाद वो बताता है कि वो टाउन छोड़कर नहीं जा रहा, वो इसी टाउन में रहेगा, लेकिन वो बस सेपरेट रहेगा। साथ ही उसने सोचा कि वो एक लॉन्ड्री बिजनेस शुरू करेगा। अभी ये चीज सुनने के बाद वो सभी लोग जो कि रीमा की बात छुपकर सुन रहे थे वो वहाँ सामने आ गए। ये वही काम करने वाली मेड और कुछ दूसरे नाइट थे जो कि रीमा को मोटिवेट करते हुए कहते हैं कि उसका ये बिजनेस बहुत अच्छा चल सकता है, क्योंकि यहाँ
जहाँ जो नेट्स हैं वो जब मिशन के लिए जाते हैं उनके कपड़े गंदे होते हैं और जो गॉब्लिन ग्रिम जैसा दाग है वो जल्दी नहीं छोड़ता और बहुत महंगा भी पड़ता है। इस वजह से लोग अपने गियर बदलना पसंद करते हैं बजाय उसे साफ करवाने के। इसलिए अगर र्यूमा लॉन्ड्री बिजनेस खोलेगा तो उसका ये बिजनेस अच्छे चल सकता है। र्यूमा ने अभी सैंपल के तौर पर उस मर्चेंट सर्च को भी ये चीज करके दिखाई थी। वो भी र्यूमा की इस चीज से बहुत ज्यादा इम्प्रेस था। वो र्यूमा को आइडिया देता है कि उसे सबसे पहले जाकर खुद को मर्चेंट गिल्ड में रजिस्टर करवाना चाहिए। र्यूमा तुरंत ही वहाँ पहुंच गया। वहाँ र्यूमा की मुलाकात एक ओल्ड लेडी से हुई जो कि असल में उस गिल्ड की गिल्ड मास्टर है। ये लेडी बहुत अच्छी है। रीमा ने जब इसे अपने बिजनेस के बारे में समझाया तो उसने रीमा को उसका नाम रजिस्टर करवाने के लिए मदद की और बाद में एक जगह बताई जहाँ रीमा अपनी शॉप खोल सकता है। रीमा उस जगह पर पहुंच गया। जगह की हालत कुछ ज्यादा ही खराब थी लेकिन वो जगह एक परफेक्ट जगह है क्योंकि उसकी लोकेशन एडवेंचर गिल्ड के बहुत नजदीक है। मतलब वहाँ बिजनेस शुरू करना ज्यादा प्रॉफिटेबल होगा। अभी इस जगह को थोड़ा ठीक करना है और साथ ही एक अच्छी सी शॉप क्रिएट करनी है। इसी चीज में सर्ज और उसके आदमी मदद करेंगे। इस चीज का वादा सर्ज ने किया है। रीमा उसे शुक्रिया कहता है। साथ ही ये भी प्रॉमिस करता है कि रीमा को आगे जो भी चीज की जरूरत पड़ेगी वो इन चीजों को सर्ज से ही खरीदेगा। इनके बीच डील हो चुकी थी। बाद में हाथ मिलाते हैं और काम शुरू हो जाता है। र्यूमा की शॉप लगभग तैयार होने वाली थी। खैर अभी बाकी मिनट से र्यूमा की शॉप ओपनिंग पार्टी के लिए खाना तैयार कर रही थी। इसी बीच हम देखते हैं कि सर्ज अपने साथ दो ट्विंस को लेकर आया जो कि इस चीज से ज्यादा हैरान है कि एक 11 साल के बच्चे ने एक शॉप खोली है। पर सर्ज बताता है कि बिजनेस करने की कोई उम्र नहीं होती। वैसे बाद में वो लोग र्यूमा से मिलते हैं। र्यूमा उन्हें अपने साथ लेकर आता है। असल में सर्ज इन्हें यहाँ र्यूमा की शॉप पर एज अ सब मैनेजर और एज अ डेप्टी सर्च मैनेजर के तौर पर लाया था। रीमा इन्हें नौकरी पर रख रहा है लेकिन सबसे पहले इन्हें काम समझना जरूरी है। रीमा उन्हें अपने स्लाइम से मिलवाता है। वैसे जो लड़का है इसका नाम कैलम है और लड़की का नाम कार्ला। ये शायद भाई बहन है। वैसे रीमा जब इन्हें अपनी स्लाइम के बारे में बताता है तो वो दोनों बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं। वैसे इसके बाद अब शॉप ओपनिंग पार्टी की बारी थी। सभी लोग खाना एंजॉय कर रहे थे। बाद में बारी आती है रीमा के स्पीच देने की। रीमा अपना पूरा टाइम याद करता है जब वो एक नया ऑफिस ज्वाइन किया था तब भी उसे इस तरह से स्पीच देनी थी लेकिन तब किसी ने उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। लेकिन अब हालत कुछ और है। सभी लोग र्यूमा की बात बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। स्पीच वगैरह के बाद वही खाना वाना फिर से शुरू हुआ और फिर ये पार्टी एंड हुई। वैसे पार्टी खत्म होने के बाद जब सभी लोग चले गए थे तो कैलम और कराला वहाँ सामने की सफाई कर रहे थे क्योंकि अगले ही दिन ये शॉप ओपन होने वाली है। अभी र्यूमा उनका बिहेवियर देखकर समझ गया था कि शायद वो र्यूमा के साथ काम नहीं करना चाहते। इसी वजह से र्यूमा खुद उनके पास जाकर उनसे इस चीज के बारे में पूछता है तो वो दोनों कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, बस वो सीरियस रहकर काम करना पसंद करते हैं। साथ ही पहले उन्हें लगा कि वो एक बच्चे के साथ काम ना करें लेकिन जब उन्होंने देखा कि र्यूमा अपने काम को लेकर इतना सीरियस है तो उन्होंने अपना इरादा बदल लिया। साथ ही इन्होंने पहले सोचा था कि शायद र्यूमा एक नोबल है, इस वजह से उन्हें र्यूमा के साथ रहने में प्रॉब्लम होगी लेकिन ऐसा नहीं है। इसी कारण से वो एक काम जरूर करेंगे। र्यूमा ये सुनकर खुश हो जाता है और उन दोनों को शुक्रिया कहता है। वैसे अगले दिन जब र्यूमा की दुकान शुरू हो चुकी थी तो उसने अपनी दुकान का नाम बैम्बू फॉरेस्ट रखा था। अब इस चीज का क्या मतलब है मुझे नहीं पता, पर जैसे ही कैलम और कार्ला वहाँ आए तो र्यूमा अपने मिशन पूरा करने चला गया क्योंकि उसका साथ यही दोनों संभालेंगे। र्यूमा ने अपने कपड़े धोने वाली स्लैम को वहीं छोड़ दिया था जिससे कैलम और कार्ला को प्रॉब्लम ना हो। अभी एडवेंचर गिल्ड में आने के बाद र्यूमा की मुलाकात बाकी एडवेंचर से होती है। र्यूमा ने अपनी दुकान के बारे में बताता है जिससे कि वो लोग वहां जाएं, लेकिन उन्हें पहले से ही पता था क्योंकि मिया ने उस दुकान के पोस्टर्स पूरे गिल्ड में लगा दिए। ये सभी एडवेंचर र्यूमा से प्रॉमिस करते हैं कि अपने मिशन के पूरे कपड़े उसी शॉप में धुलवाएंगे। वैसे इसके बाद र्यूमा ने अपना मिशन लिया और वो माइन शाफ्ट की तरफ चला गया वहाँ से कुछ हर्ब कलेक्ट करने के लिए। किस्मत से उसे एक भी मॉन्स्टर नहीं मिला, इस वजह से उसका मिशन बहुत ही जल्दी कंप्लीट हो चुका था। इसी वजह से वो शाम होने से पहले वापस अपनी शॉप पर लौट आया जहाँ वो बाहर बहुत ही बड़ी भीड़ देखता है। ये भीड़ उन एडवेंचर्स की नहीं बल्कि र्यूमा के पड़ोसियों की थी क्योंकि उन्हें पता चला कि र्यूमा गॉब्लिन ग्रिम को साफ कर सकता है। इसी वजह से वो अपने सालों के कपड़े र्यूमा के पास लेकर आए। अभी कैलम और कार्ला इतने सारे कस्टमर को एक साथ हैंडल नहीं कर सकते इसलिए लॉन्ड्री का काम र्यूमा ने संभाल लिया और उन दोनों को बाहर खड़ा कर दिया। शाम तक जब सभी कस्टमर फ्री हुए तब र्यूमा को पता चला कि कैलम और कार्ला ने बिल्कुल भी रेस्ट नहीं किया, मतलब कि वो तभी से काम कर रहे हैं। र्यूमा को ये सुनकर थोड़ा सा शौक लगा और उसने डिसाइड किया कि उसे और लोगों को काम पर रखना होगा। वैसे अभी वो इस बारे में ना सोचते हुए रेनाल्ड फैमिली से मिलने के लिए जाता है और उन्हें बताता है कि उसकी दुकान कितनी अच्छी चल रही है। लेकिन वो लोग बिल्कुल शॉक नहीं होते क्योंकि वो जानते हैं कि र्यूमा के पास टैलेंट है और र्यूमा ने जो प्रॉब्लम सुनी है
वो सच में एक बड़ी प्रॉब्लम है उनके लिए। वैसे इसके बाद जब रीमा घर आता है तो रात को सोते समय सोचता है कि उसकी पिछली लाइफ कितनी ज्यादा मुश्किल थी। पिछली लाइफ में वो भी जितना ही काम किया करता था लेकिन उसे खुशी कभी महसूस नहीं हुई। वैसे अब अगले दिन रीमा मर्चेंट गिल्ड की लीडर मतलब उसी ओल्ड लेडी से मिलने के लिए जाता है क्योंकि रीमा को कुछ और लोग चाहिए काम पर रखने के लिए। वो लेडी बहुत सारे लोगों को बुलाती है लेकिन जब उन्हें पता चलता है कि वो एक बच्चे के साथ काम करने वाले हैं तो उनके चेहरे उतर जाते हैं। रीमा ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता कि कोई जबरदस्ती उसके साथ काम करे। इसी वजह से रीमा ने अपनी दुकान के बारे में उन्हें एक डिटेल दी और कहा कि जो लोग उसके साथ काम नहीं करना चाहते वो यहाँ से जा सकते हैं। अभी सभी लोग उठकर जा चुके थे, सिर्फ 2 लोग वहाँ बचे थे। एक थे मिस्टर फी और दूसरी थी उनकी बेटी लिन जो कि इस काम में इंटरेस्टेड लग रहे थे। अभी रीमा ये देखकर खुश था कि किसी को तो उसके काम में इंटरेस्ट है। खैर उसी दौरान रीमा की नजर मिस्टर फी के पैर पर पड़ती है जो कि टूटा हुआ है। रीमा से ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं समझता क्योंकि वो हीलिंग स्लाइम की मदद से उनके पैर को ठीक कर सकता है। लेकिन तभी रीमा को उनके पास कुछ सीक्रेट वेपन्स भी नोटिस हुए जो कि उन्होंने छिपा रखे थे। इसके बाद रीमा को उनकी आइडेंटिटी का पता चली। असल में वो दोनों पहले बहुत माहिर असासिन हुआ करते थे लेकिन उन्होंने अब वो काम छोड़ दिया है। ये बात वही लोग रीमा को बताते हैं। खैर अब उन्हें लग रहा था कि रीमा उन्हें अपनी दुकान पर काम पर नहीं रखेगा लेकिन रीमा ने ऐसा नहीं करा। रीमा ने तुरंत ही उन्हें काम पर रख लिया क्योंकि गिल्ड मास्टर मतलब वही ओल्ड लेडी उन्हें यहाँ लेकर आई है और वो भी उनके पास्ट के बारे में जानती है। और अगर उन्हें इनसे कोई खतरा नोटिस नहीं हुआ तो मतलब रीमा को सच में इनसे कोई खतरा नहीं है। अभी वो दोनों जैसे ही सुनते हैं कि रीमा ने उन्हें काम पर रख लिया तो वो खुश होकर रीमा को शुक्रिया कहने लगते हैं। वैसे बाद में रीमा उन्हें कैलम और कार्ला से मिलवाता है और साथ ही उन स्लाइम से भी मिलवाता है जिनके साथ मिलकर वो काम करेंगे। अगले दिन रीमा ने मिस्टर फी के पैर को भी ठीक कर दिया था। ये चीज बिल्कुल इम्पॉसिबल टाइप की थी क्योंकि मिस्टर फी ने बहुत कोशिश की लेकिन अभी तक उनका पैर कभी ठीक नहीं हुआ था। हालांकि रीमा बस एक ही डिमांड करता है, अब उनका पैर ठीक हो चुका है, इसका मतलब अब वो काम पर ज्यादा ध्यान दे पाएंगे। अभी वो दोनों इस बात पर हाँ करते हैं। वैसे रीमा ने अभी 2 और नए एम्प्लॉयज ऐड तो करे लेकिन इतने भी काफी नहीं थे उसकी दुकान पर आने वाली भीड़ को संभालने के लिए, क्योंकि काम तो ये लोग कर रहे हैं पर इन्हें बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा किसी दूसरी चीज का। इसी वजह से रीमा ने जब ये देखा तो आज वो खुद ही इनके लिए खाना प्रिपेयर करता है। बाद में वो सोचता है कि ये बहुत मुश्किल काम है और वो दिन भर रोज तो खाना नहीं बना सकता, इसलिए उसे कुछ और लोगों की जरूरत है। रीमा फिर से ओल्ड लेडी के पास पहुंच जाता है और उन्हें प्रॉब्लम बताता है। ओल्ड लेडी कहती है कि अगर तुम्हें और लोग रखना चाहते हो तो ये एक अच्छा आइडिया है। रीमा ने इस पर हाँ कर दी थी और अगले दिन वो 4 लड़कियों को लेकर आ गए। इनका नाम फैन, मारिया, जैन और सेल्मा है। अब किसका क्या नाम है ये तो तुम आपस में समझ लेना। अभी के लिए रीमा को 4 और लोग मिल गए दुकान पर काम करने के लिए, जिससे रीमा का काम पूरी तरह से खत्म हो चुका है। मतलब उसे अपनी दुकान पर दिन भर बैठने की जरूरत नहीं, वो अभी एडवेंचर गिल्ड से कुछ और मिशंस लेकर एक्स्ट्रा टास्क कंप्लीट कर सकता है। वैसे भी उसे गिल्ड की तरफ से 2 टास्क मिल ही रहे हैं पर अभी उस मर्चेंट सर्ज ने उसे अपने पास बुलाया और एक डिमांड रखी। उसने बताया कि अभी सीजन आने वाला है जिसके लिए हमें वाटरप्रूफ फाइबर की जरूरत पड़ेगी। रीमा अपनी स्लाइम की हेल्प के साथ वो फाइबर तैयार कर सकता है क्योंकि रीमा के पास मैन पावर है। अभी रीमा को भी ये आइडिया सही लगा था, इसी वजह से रीमा ने इसके लिए हाँ कर दिया। वैसे वहाँ जाने के पहले वो एली को इस बारे में बताता है। एली कहने लगती है कि वो भी उसके साथ चलेगी क्योंकि उसे अपने वॉयलिन की प्रैक्टिस करनी है। रीमा को ये चीज बिल्कुल समझ नहीं आती, आखिर वॉयलिन की प्रैक्टिस करने के लिए कोई माइनक्राफ्ट जैसी बड़ी जगह पर क्यों जाएगा। एली कहती है कि इसका कारण मैं बाद में बताऊंगी। वैसे इसका कारण असल में ये है कि एक खास तरह की बर्ड होती है जो कि नेक्स्ट सीजन में ही निकलती है, मतलब वो माइग्रेशन के लिए निकलती है। तो एली अपने वॉयलिन से उस तरह की बर्ड को इम्प्रेस करना चाहती है, इस वजह से रीमा के साथ जा रही है। अभी वहाँ पहुंचकर एली अपना वॉयलिन बजाने लगी थी और रीमा वाटरप्रूफ फाइबर तैयार करने लगा। वैसे जब वो फाइबर तैयार कर रहा था तो उसे सूखने के लिए भी समय लगता है, इसी वजह से रीमा के पास भी कोई काम धंधा नहीं था, इसलिए उसने एक खास स्लाइम जिसे रॉक स्लाइम कहा जाता है उसकी मदद से कुछ रॉक्स की हेल्प लेकर स्टैचू तैयार किए। सबसे पहले स्टैचू उसने एली का ही तैयार किया था। वैसे अभी उसे कई दिन तक यहाँ आना था और एली भी उसके साथ आ रही है, इसी वजह से रीमा को रोज अब टाइम मिलता तो वो उसी रॉक स्लाइम की मदद से और स्टैचू बनाने लगा। और जब पूरी फैमिली के स्टैचू बन गए तो उसने रिनाट फैमिली के सामने वो स्टैचू रखे। वो सभी लोग स्टैचू को देखकर बहुत इम्प्रेस थे। वो रीमा को शुक्रिया कहते हैं लेकिन रीमा इसी से खुश है कि वो उनके चेहरे पर एक स्माइल ला पाया। वैसे अभी वाटरप्रूफ सिल्क का काम खत्म नहीं हुआ है। रीमा फिर से वहां गया, अभी एली उसके साथ नहीं थी। रीमा ने सोचा कि अब स्टैचू भी बन चुके हैं तो वो क्या ही करे। रीमा के मन में आया कि उसकी पावर अभी कम है, मतलब जो कॉम्बैक्ट स्किल है वो इतनी अच्छी नहीं है, इसलिए उसके पास टाइम है तो उसे अभी ट्रेनिंग कर लेनी चाहिए। वो अभी अपनी स्लाइम को भी ट्रेनिंग लगा देता है और खुद एक जायंट स्लाइम से लड़ने लग जाता है। वो नोटिस करता है कि इस तरह से रोज फाइट अगर वो करे तो इससे उसकी पावर इंप्रूव होती जाएगी। वैसे आज का काम कर जब रीमा वापस अपनी दुकान पर लौटा और उसने वो रजिस्टर देखा जिसमें कस्टमर की डिटेल लिखी रहती
रहती है तो उसे पता चला कि पिछले दिन से आज सेल करीबन ट्रिपल हो चुकी है। मतलब कस्टमर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। आसपास की जगह से भी और ज्यादा कस्टमर्स आने लगे हैं। इसका रीजन सिर्फ यही है कि उनकी फैसिलिटी अब अच्छी होती जा रही है, क्योंकि र्यूमा ने इतने सारे लोगों को काम पर रख लिया है, इसलिए सभी को पर्सनल एक्सपीरियंस मिल रहा है। और वैसे भी कुछ लड़के तो लड़कियां देखने के लिए आते होंगे। खैर, इससे र्यूमा का क्या फायदा हो रहा है, लेकिन वो खुद का फायदा नहीं करना चाहता। उसे याद आता है कि जब वो पिछली लाइफ में किसी और के लिए काम करता था तो उसे बिल्कुल भी छुट्टी नहीं मिलती थी। इसी वजह से उसने डिक्लेयर किया कि हफ्ते में एक दिन उनकी शॉप बंद रहेगी, जिससे कि उसके सभी एम्प्लॉयज आराम कर सके या फिर माइंड फ्रेश करने के लिए वो जो भी करना चाहे वो कर सके। अभी ये सुनकर सभी एम्प्लॉय बहुत खुश हैं। उनमें से वो 4 लड़कियां जो कि पहले दूसरी जगह काम कर चुकी हैं, वो रीमा को शुक्रिया कहती हैं, क्योंकि वहाँ पर उन्हें कभी छुट्टी नहीं मिली। रीमा सबसे अलग बॉस। वैसे बाद में नेक्स्ट डे रीमा फिर से गिल्ड पहुंच चुका था मिशन लेने के लिए। वहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट लड़की है वो रीमा को अच्छी तरह से जानती है। इसी वजह से जब रीमा मिशन लेने के लिए आया तो वो रीमा से पूछने लगी कि क्या तुम स्लाइम खरीदने जा रहे हो। रीमा को ये चीज समझ में नहीं आई। उसने डिटेल मांगी तो उस लड़की ने बताया कि पास के टाउन में कुछ लोग हैं जो कि किसी तरह के रेयर स्लाइम को बेच रहे हैं। ऐसे स्लाइम किसी ने आज तक नहीं देखी। अगर तुम चाहो तो वहाँ जा सकते हो। रीमा उस लड़की को शुक्रिया कहकर वहाँ से चला गया। अभी जब वो दूसरे टाउन के एक रेस्टोरेंट पहुंचा तो वहाँ उसने 4 लोग वो बैठा हुआ देखा जो कि बहुत उदास लग रहे थे। रीमा उनके पास गया और उनसे पूछने लगा कि क्या आप ही लोग जो स्लाइम को बेच रहे हैं। ये सुनकर एक आदमी बहुत गुस्से में आ गया। उसने कुछ ज्यादा ही पी रखी थी और असल में गुस्सा आने का कारण ये था कि इनके स्लाइम नहीं बिक रही। उन्हें लगा कि रीमा मजाक करने के लिए आया है। उसने रीमा की कॉलर पकड़ ली थी, लेकिन रीमा बताता कि वो स्लाइम खरीदने के लिए आया है। खैर, उस लड़के ने ज्यादा ही पी ली थी। इसी वजह से उसका एक दोस्त उसे वहाँ से ले जाता है और बाकी 2 लड़के रीमा से पूछते कि वो क्या करना चाहता है, जिस पर रीमा बताता है कि उसने रेड स्लाइम के बारे में सुना, क्या उसे वो स्लाइम दिखा सकते हैं। जिसके बाद वो दोनों एक पॉट निकालते हैं। उस पॉट के अंदर एक रेड कलर की स्लाइम थी जो कि ब्लड टाइप स्लाइम है। अभी ना ही कभी रीमा ने इसके बारे में सुना था और ना ही मैंने सुना था। इसका मतलब वो स्लाइम रेयर तो है। इसलिए रीमा तुरंत ही उसकी पेमेंट करता है और थोड़े से एक्स्ट्रा ही पैसे दे देता है, जिससे वो लोग खुश हो गए और उस स्लाइम को लेकर चले जाते हैं। बाद में उस जगह से कुछ दूर आकर रीमा भी उस स्लाइम के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था। मतलब कि वही कॉन्ट्रैक्ट जो कि उसने बाकी स्लाइम के साथ किया। ये कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही पूरा होता है तो वहीं पास पड़े एक डेड मॉन्स्टर की बॉडी के पास स्लाइम जाकर उसके ब्लड को एब्जॉर्ब करने लग जाता है। रीमा ने ये एबिलिटी पहली बार देखी क्योंकि उसने ब्लड स्लाइम ही पहली बार देखी है। खैर, वहाँ व्हाइट स्किन वाले हेवन से वो तीनों गॉड रीमा को देख रहे हैं और खुश है, क्योंकि रीमा खुश है और साथ ही वो इस चीज को भी लेकर हैप्पी है कि रीमा सभी से बहुत अच्छे से बात करता है। अभी इस बात का यही मतलब है कि उन्होंने सही डिसीजन लिया रीमा को इस वर्ल्ड में लाने का। अगर वो किसी और लड़की को ले आते जो कि बुरा बन जाता तो फिर बाद में रीमा को बुलाते और फिर कहानी अलग होती। वैसे अगले दिन एली रीमा से कहती है कि वो मैजिक ट्रेनिंग के लिए जा रही है, इसलिए रीमा भी उसके साथ चले। जब रीमा उसके साथ गया तब रीमा को पता चला कि एली की पूरी फैमिली साथ आई है और आज की ट्रेनिंग थोड़ी सी अलग है, क्योंकि आज स्लाइम उनके साथ नहीं है बल्कि 2 कबूतर। अभी वो रीमा को एक नई टेक्निक सिखा रहे हैं जिसे प्रिमलर बनाने वाली टेक्निक कहते हैं। इससे एक पर्सन अपने बीस्ट के थ्रू उसकी आंखों को देख सकता है। साथ ही अगर कुछ मैसेज भेजना हो तो वो मैसेज भी भेज सकता है। इसका सिंपल मतलब अगर एली खतरे में हुई तो इस टेक्निक की मदद से अपनी फैमिली या फिर अपने किसी दोस्त को ये सिग्नल भिजवा सकती है कि वो खतरे में है। अभी रीमा को ये टेक्निक भी सीखनी थी। वो लोग रीमा को उस कबूतर के साथ एक फेमिलियर कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, जिसके बाद ऐसा फील करने के लिए कहते हैं कि वो अपने बीस्ट की आंखों से देख रहा है। रीमा जब ट्राई करता है तो उसमें कामयाब हो जाता है, लेकिन उसे डबल चीजें दिख रही थी, मतलब खुद की आंखों से भी देख पा रहा था। जिसके बाद वो लोग उसे सलाह देते हैं कि उसे अपनी आंखें बंद कर लेनी चाहिए और बाद में जब रीमा ऐसा करता है तो वो सही तरीके से उस कबूतर की आंखों से देखने लग जाता है। अब यही इनकी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी थी। ये लोग फिर से बैठ गए और बात करने लगे। बात करते वक्त अभी वो तीनों, मतलब कि एली की ग्रैंडफादर, उसके फादर और उसकी मदर, तीनों बता रहे थे कि वो किस तरह के बीस्ट को टेम कर सकते हैं। अभी सबसे पहले दादाजी की बारी थी तो वो बताते हैं कि वो फेदर वाले या फिर एक स्केल बीस्ट को भी टेम कर सकते हैं, जैसे कि सांप वगैरह और इस तरह के। फिर रेनार्ड बताता है कि वो 4 पैर वाले बीस्ट को भी टीम कर सकता है, लेकिन वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं बना सकता। अभी तक उसे ये चीज नहीं आती, या यूं कह लो कि उसे आता है लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। अभी बारी थी एलिस की, जो कि उन सब में सबसे ज्यादा प्रो है। वो सबसे पहले तो अपने बीस्ट को दिखाती है जो कि व्हाइट डिवाइन वुल्फ है। अभी उस बीस्ट को देखने के बाद वो बताती है कि ऐसा ही वो 120 बीस्ट को भी टेम कर चुकी है। इस बात से ये चीज क्लियर हो चुकी है पूरी फैमिली में वही सबसे ज्यादा प्रो है। खैर, रेनार्ड भी ये बात मानता है कि वो कहता है कि एलिस को बीस्ट को टेम करना पसंद है, इसी वजह से उसके टेम
बीस्ट भी इतनी ज्यादा है, जबकि रेनाल्ड को ये चीज नहीं पसंद। वो अपनी तलवार हिलाना पसंद करता है, मेरा मतलब है तलवार चलाना पसंद करता है। वैसे तभी वहाँ बैठे दादाजी बोलने लगते हैं कि उन्होंने अपनी लाइफ में सिर्फ 20 टेम किए हैं, लेकिन वो 20 के 20 ड्रैगन्स हैं। वो इतने ज्यादा पावरफुल हैं कि जब बहुत ही ज्यादा जरूरत हो तो तभी उन्हें समन करते हैं। ये जानने के बाद र्यूमा समझ चुका था कि ये लोग सच में पावरफुल हैं। ये लोग अभी ये चीज दिखाते नहीं। वैसे अगले दिन र्यूमा डिसाइड करता है कि वो भी एली और बाकियों के साथ उस लेक पर जाएगा, जहाँ वो खास तरह की बर्ड माइग्रेशन के दौरान आती है। असल में एली और उसकी फैमिली म्यूजिक के थ्रू उन बर्ड को इम्प्रेस कर टेम करना चाहती हैं, क्योंकि वो बर्ड बहुत ही ज्यादा रेयर स्पीशीज से बिलोंग करती हैं। अभी इस वजह से र्यूमा भी रात भर म्यूजिक सीखने की कोशिश करता है। वैसे अगले दिन वो उस फैमिली के साथ निकल चुका था। रास्ते में र्यूमा की मुलाकात उन चारों से होती है जिन्होंने र्यूमा को वो ब्लड स्लाइम बेची थी। वो र्यूमा का शुक्रिया कह रहे थे, क्योंकि तब र्यूमा ने स्लाइम खरीदी और एक बिजनेस आइडिया भी दिया जो कि अभी अच्छा चल रहा है। खैर हमें उस बिजनेस आइडिया के बारे में डिटेल नहीं जाननी। अभी तो हम यही देखते हैं कि ये लोग वहाँ उस लेक पर पहुंच चुके थे, जहाँ इनके साथ कुछ और भी लोग आए हैं। कुछ देर में वो बर्ड वहाँ एंट्री करना शुरू करती है। उन बर्ड को देखते ही एक लड़का आगे आकर फ्लूट बजाने लगा, लेकिन वो इतनी बेसुरी फ्लूट बजा रहा था कि वो उड़ने लगी थी। अभी एक बर्ड तो उस पर हमला भी कर देती है, जिससे उसे गुस्सा आ जाता है और वो उन बर्ड्स पर हमला करने लगता है। वैसे वो बर्ड विंड मैजिक यूज करना जानती है और उनकी गिनती भी ज्यादा है, इस वजह से उस लड़के को प्रॉब्लम हो सकती थी। इसलिए र्यूमा ने एक वॉल क्रिएट करते हुए उसकी जान बचा ली। पर अचानक ही र्यूमा नोटिस करता है कि सभी बहुत अजीब तरह से बिहेव कर रहे हैं। उन्हें कोई आवाज सुनाई दे रही है जो कि उनके सर में दर्द कर रही है, लेकिन र्यूमा को ऐसी कोई आवाज नहीं सुनाई दे रही। उसी दौरान र्यूमा की नजर वहाँ हवा में उड़ रही एक अलग बर्ड पर पड़ी, जो कि बाकी बर्ड से अलग है। असल में वो उन बर्ड का लीडर है और वो किसी तरह की मैजिक का इस्तेमाल कर रही है, पर र्यूमा पर उसका असर नहीं हो रहा। र्यूमा समझ गया था कि ऐसा उसके पास जो मेंटल स्ट्रेंथ है उसकी वजह से हो रहा है। खैर र्यूमा ने अपने मैजिक की मदद से उस बर्ड को वहाँ से भगा दिया और बाकी बर्ड्स भी वहाँ से चली गई, जिससे र्यूमा ने बाकियों को बचा लिया, वरना वो पागल हो जाते। अभी दादाजी कह रहे थे कि ये बर्ड एक अलग स्पीशीज से बिलोंग करती है। ये बाकी बर्ड से भी ज्यादा रेयर है, क्योंकि ये विंड मैजिक के साथ साथ डार्क मैजिक यूज करना भी जानती है। इसी वजह से ये इस तरह के इल्यूजन क्रिएट कर सकती है कि सामने वाले इंसान ये समझ भी ना पाए कि उसके साथ क्या हो रहा है। वैसे अब शाम होने वाली थी और सभी बर्ड्स चले गए थे, इन्हें कुछ भी नहीं मिला। इसी वजह से सभी के चेहरे थोड़े से उतरे हुए थे। साथ ही एली इस वजह से बहुत दुखी है। अभी र्यूमा वापस अपने घर मतलब कि उसे दुकान लौटाया और वो वापस अपने मेंशन चली जाएगी और ना जाने अब इनकी कब मुलाकात होगी। र्यूमा अभी यही सोच रहा था और रेनार्ड और उसकी फैमिली भी ये चीज समझ रही थी कि भले ही र्यूमा और एली की एज कम है, लेकिन वो एक दूसरे को लाइक करते हैं। ये चीज बता पाना बहुत ही आसान है। अब उसी दौरान वही आदमी जिसने इस काम की शुरुआत में 2-3 थप्पड़ खाए थे, वो आगे आकर कहने लगता है कि तुम लोग इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? अगर तुम एक दूसरे को लाइक करते हो तो गुड बाय किस लो। यहाँ सच में उस आदमी ने ये कहा था, जो सुनकर एली का चेहरा पूरी तरह से लाल हो गया। खैर र्यूमा का चेहरा भी लाल था, पर थोड़े गुस्से में उसने तुरंत ही एक बहुत ही तेज मुक्का मारा सीधा उस आदमी के पेट में। पर र्यूमा की हाइट थोड़ी सी छोटी है, इसलिए उसका हाथ पेट की तरफ नहीं पहुंचा। खैर इस चीज से उस आदमी को ज्यादा चोट लगी थी। वैसे अब उस बेचारे को पीट कर ये लोग वापस लौटने वाले थे, लेकिन इतने में ही वो सभी बर्ड्स फिर से वहां आ गई। वो सभी बर्ड्स पानी में बैठ चुकी थी। अभी सभी लोग उन्हें देख रहे थे। इतने में ही एली आगे आती है और अपना वॉयलिन बजाना शुरू करती है। उस वॉयलिन की आवाज उन बर्ड को इतनी पसंद आती है कि वो खुद ब खुद एली के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लेते, मतलब कि वो एली से टेम्ड होना चाहती है। एली ने यहाँ पर टोटल 9 बर्ड्स को टेम किया, जिसके बाद र्यूमा ने आगे आकर एंट्री ली और फिर एक गिटार निकाला, जबकि इस वर्ल्ड में गिटार एग्जिस्ट नहीं करता। उसका गिटार भी उन बर्ड को पसंद आया और र्यूमा ने और बर्ड्स को टेम कर लिया। इससे ये सभी उन बर्ड्स को पकड़ कर घर ले आए थे। पार्टी के दौरान वो सभी बर्ड्स को वहाँ घर के अंदर छोड़ देते हैं। अब भले ही उन बर्ड्स को 2 मिनट के लिए वो गाना सुनाकर पागल बनाया गया, लेकिन जगह देखने में अच्छी लग रही थी। खैर अब समय आ चुका था एली और र्यूमा को गुड बाय कहने का, लेकिन उसके पहले इन दोनों को कमरे में अकेले बंद कर दिया जाता है। पर वो अकेले नहीं थे, वहाँ बहुत सारे स्लाइम से। खैर दोनों के ही चेहरे लाल है और वैसे भी मुझे समझ नहीं आ रहा कि 2 बच्चों को कमरे में बंद क्यों किया गया। पर एक चीज यहाँ हमें जरूर पता चलती है कि अब एली की एज हो चुकी है स्कूल जाने की और जल्दी वो स्कूल चली जाएगी और वहाँ डॉर्मेट्री में रहेगी। डॉर्मेट्री मतलब एक तरह से हॉस्टल, मतलब वो वहाँ से वापस नहीं आएगी जब तक उसकी पढ़ाई खत्म नहीं हो जाती। अभी वो इसी चीज को लेकर दुखी है, क्योंकि र्यूमा उसका एक बहुत अच्छा दोस्त है और बाकी कोई उससे दोस्ती नहीं करता। इसका भी एक रीजन है, बहुत पहले उसने किसी को जमा दिया था, क्योंकि वो आइस मैजिक सही से इस्तेमाल नहीं कर पाती। इसी वजह से इस टाउन के जो लोग हैं वो उससे बहुत डरते हैं और कोई उससे ढंग से बात नहीं करता। अभी र्यूमा उन जैसा नहीं है, इसी वजह से वो र्यूमा को लाइक करने लगी थी। र्यूमा उससे कहता है कि वो उससे कभी नहीं
करेगा क्योंकि वो जानता है कि एली कभी जानबूझकर ऐसा नहीं करेगी। लेकिन कमाल की बात है, गलती से मार दिया तो कोई बात नहीं। वैसे अब तभी एली अपने पास से एक डिब्बा निकालती है, जिसे डिब्बे के अंदर एक नेकलेस था और वो रीमा को उसे गिफ्ट कर देती है। रीमा कहता है कि वो उसे नहीं ले सकता। वैसे एली ने डिब्बा देते वक्त ये नेकलेस उस मदर ने उसके 10th बर्थडे पर दिया था, जिस चीज पर रीमा मान जाता है क्योंकि वो बहुत महंगा है। पर एली कहती है कि नहीं, फ्रेंड्स के बीच में गिफ्ट एक्सचेंज चलता है। वैसे अगर उसे गिफ्ट देना ही है तो वो खुद कमा कर देना चाहिए, लेकिन कौन समझाए बच्चों को। अभी के लिए रीमा ने उस तोहफे को रख लिया था। अगले दिन हम देखते हैं कि रेनाल्ड पूरी गाड़ी लेकर और पूरी फैमिली के साथ पूरे बटलर वगैरह सबको लेकर एली को उस स्कूल के डॉर्मेटरी में छोड़ने के लिए जा रहे थे। अभी वो लोग रीमा को गुड बाय कह रहे थे क्योंकि अब लंबे समय तक उनकी मुलाकात नहीं होने वाली। आखिर में रीमा और एली हाथ मिलाते हुए गुड बाय तो नहीं कहते पर सी यू लेटर कहते हैं, क्योंकि अब 3 साल के लिए वो एक दूसरे से नहीं मिलेंगे। मतलब ये रिलेशन एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशन बन चुकी है। इससे चीज क्लियर होती है कि 3 साल बाद एली को कोई और मिल जाएगा और रीमा को कोई और ढूंढनी पड़ेगी। वैसे एक बात बतानी रह गई, जब एली ने रीमा को वो नेकलेस दिया था तो रीमा ने अपनी 2 रेयर स्लाइम्स उसे दे दी थी एज अ गिफ्ट। खैर अभी के लिए पार्ट यहीं पर खत्म होता है। इसका नेक्स्ट सीजन वगैरह अभी शायद आया नहीं है। आया होगा तो फिर इस पर अच्छा रिस्पॉन्स आए तो मैं बना दूंगा। तुम बस इस वीडियो को लाइक कर देना।